नमस्कार, टीवी 100 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कुलीन गुप्ता और आज मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व आईएएस श्री पी.आर. मीणा जी, जिनसे आज हम करते हैं एक खास मुलाकात। सर, टीवी 100 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलो, धन्यवाद सर, ऑल इंडिया एसटी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं आप, एसटी समाज से आते हैं। आईएएस की तैयारी करने का कैसे मन बना और क्या कुछ कठिनाइयां सामने आई? बेसिकली मेरा बैकग्राउंड बहुत ही पुअर बैकग्राउंड है और कृषि समाज से बिलोंग करता हूँ और वहाँ एजुकेशन का सिस्टम ठीक नहीं था और कुछ ही फैमिलीज की मोनोपोली थी इस पर आईएएस आईपीएस में या ऑल इंडिया सर्विसेज में, जो अच्छे सिटीज़ में पढ़ते थे, या तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली या जयपुर वगैरह से, जहाँ शिक्षा का अच्छा सिस्टम था। उनको देखते हुए प्रेरणा मिली कि क्यों नहीं इसको ढंग से अपन किया जाए, तो इसलिए हमने जयपुर से एजुकेशन शुरू किया और सोचा कि हम भी ऑल इंडिया सर्विसेज में आना चाहिए हम लोगों को, रूरल बैकग्राउंड से। तो फिर क्या नाम है, पहले जयपुर आए। जयपुर में किस जगह पढ़े उसके? जयपुर में जयपुर यूनिवर्सिटी का काफ़ी अच्छा उस समय एजुकेशन को लेकर काफ़ी अच्छा रोल था और वहाँ से काफ़ी ब्यूरोक्रेट निकले थे वहाँ से, इसलिए जयपुर मैंने एमए किया इकोनॉमिक्स से और उसके बाद में फिर कंपटीशन की तैयारी करने के लिए दिल्ली इलाहाबाद गया। मैं इलाहाबाद में पहले एजुकेशन का सेंटर हब हुआ करता था जी, क्योंकि यूपी में शुरू से अच्छे ब्यूरोक्रेट दिए हिंदुस्तान में जी। तो उसी को देखते हुए हमने फिर इलाहाबाद में कोचिंग शुरू की। पंत हॉस्टल है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कैंपस में, वहाँ कोचिंग लिया 1 साल का पूरा। और इलाहाबाद से बहुत सारे ब्यूरोक्रेट हमारे समाज के भी निकले थे, राजस्थान से भी, लेकिन ज़्यादातर यूपी की देन रही है उस समय 1980 तक, जब तक 80 तक। 81 में मैंने पूरा 1 साल मैंने वहाँ पर कोचिंग किया। हाँ, तो सर आईएएस बनने के बाद कहाँ पोस्टिंग मिली, कहाँ गए और किस तरीके से उसका कार्यक्रम रहा? मेरा पहला पोस्टिंग मैं आईएएस में दिल्ली अंडमान निकोबार सिविल सर्विस से हुआ था मेरा, आईएएस के मार्फत ही। तो उसमें मेरी पहली पोस्टिंग निकोबार डिस्ट्रिक्ट में, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में 2 जिले हैं, एक अंडमान है दूसरा निकोबार। तो निकोबार डिस्ट्रिक्ट में एक सब डिवीजन है ननकौरी करके, उसमें मेरा एज एसडीएम, असिस्टेंट कमिश्नर कहते हैं एसडीएम को, तो पहली पोस्टिंग वहाँ पर रही और 3 साल तक मैं वहाँ पर रहा। तो ज़्यादातर मैंने देखा कि जो लोकल ऑफिसर वहाँ के होते थे वो एक शोषण के प्रतीक थे ट्राइबल्स को। जो ट्राइबल्स शुरू में ऐसा लग रहे थे कि हम लोगों से डिस्टेंस रखते थे, लेकिन जब उनके दुख सुख में शामिल होना, उनकी समस्याओं को समझना, ज़्यादातर उनका मार्केटिंग का था कि खोपरा और सुपारी की उनका पैदावार थी, तो उनकी अच्छी मार्केटिंग के लिए हमने प्रयास किए, नाफेड के द्वारा हमने परचेजिंग शुरू कराई। तो ट्राइबल्स को ऐसा लगा कि ये भी हमारे परिवार का ही सदस्य है, तो उनमें काफ़ी अपनापन आया और खुल के अपनी समस्या को बताने लगे। इवन जो भी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या कैबिनेट मंत्री वहाँ जाते थे तो कभी वो डिमांड ही नहीं रखते थे कभी किसी तरह की। तो उनमें एक खासियत है कि वो बड़े शर्मीले टाइप के, जो ट्राइबल्स का फीचर होता है, इस तरह का उनका नेचर था। लेकिन वो क्या है कि क्रिश्चियनिटी की वजह से एजुकेशन में थोड़ा उनका लगाव लगा, तो हमने भी ज़्यादातर उनको प्रोत्साहित किया कि आप अच्छी पढ़ाई करो और आगे, जो अदर स्टेट में कोटा होता था उनका, कलकत्ता या अदर स्टेट में जो भी है, तो वहाँ इन्होंने मेडिकल साइड में, इंजीनियरिंग साइड में जाना होना शुरू किया और हमारा फोकस भी एजुकेशन पे रहा। सर, तो अपने करियर में सबसे दिलचस्प पोस्टिंग क्या रही? मेरा सबसे ज़्यादा वही था, जब सुनामी आई थी अंडमान में, तो उनको ऐसा लगा कि गरीब लोगों की प्रशासन को सपोर्ट करने की जरूरत है। तो मैं 3 साल रहा इसको, उन्होंने आने भी नहीं दिया। उसके बाद में फिर दोबारा सुनामी 2004 में आई थी, तो पहले उन्होंने प्राथमिकता ये रखी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने कि हमको उन्हीं ऑफिसर को भेजा जाए जो हमारी समस्याओं को समझे। तो उन्होंने मेरा नाम वहाँ से उन्होंने रिकमेंड किया और उसके बाद मेरे को बुलाया, तो मैं वहाँ पर 1 महीने के आसपास रहा। जो डिवास्टेशन हुआ था पूरा। सर, ये इस प्रकार की दैवीय आपदा को संभालने के लिए एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स की ही जरूरत पड़ती है आपके ख्याल से? बिल्कुल, जो उनकी समस्याओं को समझे। बाकी अंडमान पोर्ट ब्लेयर में काफ़ी ऑफिसर्स थे आईएएस और आपके दैनिक सवेरा, लेकिन वो वहाँ तक नहीं जा पाए, बल्कि जो थे वो सुनामी के डर से सब भाग खड़े हुए। डीसी का घर भी वहाँ पर ख़त्म हो गया, बाकी ऑफिसर्स भाग गए। जब हम वहाँ पहुँचे दोबारा, तो उनको एक विश्वास, कॉन्फिडेंस जमा, और हमने 1 महीने तक उनको पूरा रिहेबिलिटेट किया, उनकी समस्याओं को सुना और जैसे उनका अपना रहन सहन है उसी हिसाब से हमने उसके दोबारा उनके लिए घर वगैरह बनवाए, उनका प्रॉपर राशन वगैरह दिया, ढंग से किया। तो उनको एक विश्वास जमा और जो भागने का जो डर था वो रुक गया। तो मेरे काफ़ी सबसे इंटरेस्टिंग पीरियड जो लगा मेरे सर्विस करियर का, ये निकोबार डिस्ट्रिक्ट का ही लगा, ननकौरी का।
सर एसटी समाज के लिए आपने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी है, दिल्ली में भी आपने लड़ाई लड़ी, उस बारे में कुछ बताएं। दिल्ली में 96 में ये हुआ था कि दिल्ली में कोई शेड्यूल लिस्ट नहीं है। जैसे हर एक स्टेट की शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट की लिस्ट होती है, जी। एक नोटिफिकेशन जारी होता है। जी। दिल्ली में एससी का लिस्ट है 36 शायद कम्युनिटीज एससी की जो यहाँ नोटिफाइड है, जी। लेकिन एसटी का नहीं है। एसटी का ये था कि 7.5% जो ऑल इंडिया का कोटा होता है, जी। वो दिल्ली गवर्नमेंट में 1955 से रेगुलर यहाँ चालू था, जी। लेकिन 96 में अचानक ही कोई एक्सपार्टी जजमेंट आया दिल्ली हाई कोर्ट का कि यहाँ एसटी नहीं है, लिहाजा इसलिए यहाँ पर इनके रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। जी। हमने ये लड़ाई लड़ी और जितने भी आपके एसटी समाज के जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मिनिस्टर्स है, उनकी रेगुलर मीटिंग की। आपका एसटी कमीशन, उस समय एसटी एससी कंबाइंड होता था कमीशन, अब तो अलग अलग हो गए दोनों। जी। तो उसमें हमने हमारा केस दायर किया कि गलत हो रहा है, क्योंकि दिल्ली आज की डेट में भी यूटी है, फुल फ्लेज स्टेट नहीं है। जी। क्योंकि आज भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का वो है, और संविधान में भी अलग से यूनियन टेरिटरी की लिस्ट में ही है। जी। तो वो हमने हमारा रखा, जो हमारा प्रस्ताव था। इसके बाद हमने एसटी कमीशन में गए, एसटी एससी कमीशन में, फिर हम दोबारा हाई कोर्ट में दोबारा लड़ाई लड़ी, पार्टी बने हम, हमारी संस्था पार्टी बनी अखिल भारतीय जनजाति विकास संघ, और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट तक गए। फिर हमारे पक्ष में ये हुआ कि जो ऑल इंडिया में एसटी एससी का जो कोटा है 7.5%, वो दिल्ली में रेस्टोर किया गया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से। सर आपके ख्याल से अब इस वक्त देश में अब भाजपा की सरकार है, एसटी समाज का कितना ध्यान रखा जा रहा है और कितना ध्यान रखने की आवश्यकता है? बेसिकली आज की डेट में सबसे पिछड़ा हुआ समाज है एजुकेशन के हिसाब से या उसके हिसाब से, तो वो एसटी समाज ही है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर मेन स्ट्रीम में लाना है, जो संविधान का ऑब्जेक्टिव भी था, तो इस गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ किया है। जो मोदी जी के नेतृत्व में जो गवर्नमेंट आई है, इसमें एकलव्य स्कूल है, जैसे रिमोट एरियाज में खोलना है। आपके 14 के बाद में शायद डबल से भी ज़्यादा हो गया, ट्रिपल टाइम से इन्होंने एकलव्य कॉलेज खोले, स्कूल। और इसी तरह से बहुत सारे ऐसे इश्यू, जैसे बिरसा मुंडा का ये जो दिवस मनाना 15 नवंबर को उनका जो जन्मदिन है, उसको आदिवासी गौरव दिवस के नाम से उन्होंने किया। खुद प्राइम मिनिस्टर उस जगह जाके आए, उनका जो गांव था, जिसको आदिवासी समाज है जो वो मानते हैं, भगवान की तरह पूजते हैं। तो इस तरह के जो भी आदिवासी जो लीडर्स रहे या क्रांतिकारी रहे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी, आज़ादी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उन सबको ये सरकार उनको ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दे रही है। बजट एलोकेशन में भी ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है। तो आदिवासियों को सरकार ने काफ़ी तवज्जो दी है। और पहले आदिवासी समाज को केवल कांग्रेस सरकारों में वोट बैंक के रूप में ही माना गया था, आज की डेट में उसको सबसे प्राथमिकता दी जा रही है। सर अगर बात करें आदिवासी युवाओं की, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आना चाहते हैं, उनके लिए आपका किस तरीके का मैसेज रहेगा? एक्चुअली ज़्यादातर जो आज का एजुकेशन का, कोचिंग का, सिविल सर्विस की तैयारी करने में एक तरह से दिल्ली हब हो चुका है। पहले इलाहाबाद या पटना हुआ करता था, चंडीगढ़ होता था। आज की डेट में समझ करके दिल्ली एक तरह से कंपटीशन एग्ज़ाम का, खासतौर से सिविल सर्विस के लिए, IAS IPS के लिए दिल्ली हब हो चुका है। और जो गरीब है एसटी समाज का, जो टैलेंटेड बच्चा है, लेकिन वो उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, क्योंकि वो उसको आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। तो अभी हमने ये कोशिश किया है कि जो टैलेंटेड बच्चे, या तो समाज की तरफ से, हमारी संस्था की तरफ से उसको सपोर्ट किया जाए, जो कोचिंग ले सके। और अभी हम एक छात्रावास से दिल्ली में बना रहे हैं इनकी, उसको देखते हुए कि जो प्रतिभावान छात्र है और उसको आगे पैसे की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, को कोचिंग अटेंड नहीं कर पाता है, क्योंकि 6-7 लाख के आसपास बैठता है उसका खर्चा। तो हमने ये कहा कि उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको ही उसमें, हमारे छात्रावास में उनको जगह दी जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है कि जो क्लास 1 ऑफिसर्स है, उनके बच्चों के अलावा जो रियली पुअर फैमिली से है और टैलेंटेड है, उनको प्राथमिकता से वहाँ पर एडमिशन दिया जाएगा, जो अपनी तैयारी कर सके। लगभग कितने बच्चों को दिमाग सोचते हुए लग रहे हैं? अभी शुरू में हमने रखा है कि 78 रूम्स का है इसमें प्रावधान, लाइब्रेरी और बाकी वो अलग है आपके लिए, क्लास रूम सब जो भी है। तो 78 का एक रूम में हम 2 बच्चों को रखने का है। तो हमारा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस बच्चों को लिया जाएगा। 78 का मतलब वो है आपका कि
136 के आसपास बच्चों को। तो क्या इसमें पूरे देश से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? ज़्यादातर आदिवासी समाज। आदिवासी समाज के बच्चे पूरे देश से अप्लाई कर सकते हैं। तो किस तरीके का सिस्टम होगा अप्लाई करने का? क्या ऑनलाइन जाके अप्लाई करेंगे? ऑन मेरिट पे होते एक एडमिशन पॉलिसी बनाएंगे अभी, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा कि हर रिमोट एरिया में उनको बच्चों को आइडेंटिफाई किया जाएगा एक कमेटी के थ्रू, और वो फिर अप्लाई करेंगे जैसे एडमिशन के लिए। कि उसमें देखा जाएगा कि आदिवासी समाज में भी जो अंत्योदय बच्चा है, टैलेंटेड बच्चा है लेकिन गरीब है, जो पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते खर्चे को। सर समय कम है तो मैं चाहूँगा कि चलते चलते आप देश के युवाओं के लिए एक संदेश दें। एक्चुअली आज की डेट में पूरा युवा है जो देश की राजनीति को भी तय करता है, और युवा पूरा देश का भविष्य भी है। तो मेरा तो था कि युवा जो शक्ति है उसको हम पहचानें, और युवा एक हिसाब से प्रॉपर सोच के साथ में जल्दबाजी नहीं करें, क्योंकि युवाओं को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो 100% जो भविष्य टोटली युवाओं पर टिका हुआ है। 65% हमारी पॉपुलेशन है युवाओं पर है। तो युवाओं का यही है कि एक अपने विवेक का यूज करें प्रॉपरली, एक अच्छे लीडर्स को चुने, जैसे पॉलिटिकल जो सेटअप है वो थोड़ा ढंग से हम डेवलप कर सकें, जो गरीबों के बारे में सोच सके, और पूरा पुअर और इस तरह की उनकी सोच हो, पुअर बैकग्राउंड को देखते हुए उनको आगे एक समानता का, मतलब आज की डेट में 2 भारत बनते जा रहे हैं, एक पुअर है और एक है अमीरों का। हम चाहते हैं वो गैप ज़्यादा नहीं बढ़े, और इसलिए हमारा प्रो पुअर। तो सोसाइटी साथ आए, सोसाइटी साथ मिले, और क्या नाम है, सब लोग एकजुट होकर एक साथ चलें और एक साथ ही देश का उद्धार करें। सर, टीवी 100 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और ये थे श्री PR मीणा जी, जिनसे की हमने एक खास मुलाकात।